ठीक है, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लेक्चर को। लास्ट लेक्चर तक हम यहाँ तक आ गए थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर जस्ट स्टार्ट किया था। तो देखिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के लिए हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ट्रैवलेंट इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ता है। जैसे इस एग्जांपल में मैंने ऐड किया था एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम ट्रैवलेंट होता है बच्चों, इस वजह से एल्यूमिनियम जैसे हम ऐड करते हैं ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो स्ट्रक्चर में मेजॉरिटी कौन होता है बच्चों? सिलिकॉन होता है। और उसमें एक आधा एटम क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम का हम डोप कर देते हैं। तो फिर ये एल्यूमिनियम क्या करता है, स्ट्रक्चर के फोर्स की वजह से ओके वो भी कोवैलेंट बॉन्डिंग क्रिएट करने लगता है। वैसे एल्यूमिनियम कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड शो नहीं करता है, क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। जैसे आपको पता होगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो एल्यूमिनियम हमेशा जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ना, तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको डोनेट करके वो आयोनाइज्ड हो जाता है एल्यूमिनियम 3+। आपको पता होगा केमिस्ट्री में या फिर दूसरे सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। तो एल्यूमिनियम कभी कोवैलेंट बॉन्ड शो नहीं करता है, लेकिन स्ट्रक्चर के फोर्स की वजह से वो क्या करने लगता है, कोवैलेंट बॉन्ड शो करने लगता है। जैसे आपको पता होगा कोई अगर फॉरेनर आपके सोसाइटी में आकर अगर रहने लगा, और जैसे आपको पता होगा हमारे इंडिया का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो फिर उसका कुछ काम ही नहीं बनता है फॉरेन में। उसको अगर वो अंग्रेजी बोलता होगा या फिर कोई दूसरा लैंग्वेज बोलता होगा, तो फिर वो यहाँ पर आके वो लैंग्वेज को प्रिपेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि मेजोरिटी जो रहेगा आपके सोसाइटी में वो ज्यादातर हिंदी बोलने वाले या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोलने वाले पर्सन रहते हैं। तो वो फॉरेनर भी कुछ दिनों के बाद हमारा लैंग्वेज सीख जाता है। ओके, क्योंकि मेजोरिटी वहां पर वही होता है। इस वजह से वो अपना लैंग्वेज दूसरे को ऊपर मतलब फोर्स नहीं कर सकता है, उसको दूसरे का लैंग्वेज क्या करना पड़ेगा, एडप्ट करना पड़ेगा। वैसे एल्यूमिनियम के साथ होता है। एल्यूमिनियम फॉरेनर है इस सिलिकॉन के सिटी में, और फिर सिलिकॉन जो बोलेगा वही एल्यूमिनियम को करना पड़ता है। इस वजह से एल्यूमिनियम कोवैलेंट बॉन्ड शो करने लगता है, लेकिन कितना भी वो ढाल दे, वो हमारे जैसा हिंदी या फिर हमारे जैसा जो लैंग्वेज रहेगा वो बोल नहीं सकता है। इस वजह से एल्यूमिनियम क्या करता है, उसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करता है, हिंदी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ वो अलग ही लैंग्वेज हो जाता है। ओके, तो वैसे एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम 3 सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड प्रिपेयर कर देता है, लेकिन उसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है। इज इट ओके? तो फिर वो वहां पर क्या क्रिएट कर देता है, होल क्रिएट कर देता है, और इस फोर्थ वाले के साथ भी क्या कर देता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। तो इस वजह से एक एल्यूमिनियम अगर हम ऐड कर देते हैं ना, तो अल्टीमेटली वहां पर एक होल बनने लगता है। ये जो रहेगा ये होल रहेगा। इज इट ओके? ये होल किस वजह से बना है, इंप्योरिटी ऐड करने से बना है। ओके, तो देखिएगा, और मतलब और भी कुछ होल्स फॉर्म होते हैं अलग अलग जगह पर। जैसे आपको पता होगा ये जो सिलिकॉन के एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स है कोवैलेंट बॉन्ड से बाउंडेड, या अगर एक्सटर्नली एनर्जी गेन कर देता है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने कोवैलेंट बॉन्ड को छोड़कर बाहर निकल जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन बोलकर एक्ट होता है। तो वहां पर भी होल क्रिएट होता है, लेकिन इस होल को है ना थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहा जाता है, और ये पेयर फॉर्म में होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर जनरेट हुआ तो एक ही होल वहां पर जनरेट होता है। इसका नंबर क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। इज इट ओके? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये होल जो है, ये एक्सेस है। इस वजह से स्ट्रक्चर में आप ये जो डायग्राम नजर आ रहा है ना, इसमें आप देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एक ही होल है। ओके, दो होल्स है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसमें मेजोरिटी किसका है, होल्स का। इसी वजह से नंबर ऑफ होल जो होते हैं ना, बहुत 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 ज्यादा होते हैं पी टाइप स्ट्रक्चर में एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज होल कैरीज पॉजिटिव चार्ज, सो दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। इज इट ओके? तो इसी वजह से होल्स को कहा जाता है पी टाइप, मतलब होल्स मेजोरिटी होने के कारण इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इज इट ओके? और ये जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने पढ़ाया था ना बच्चों, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता था बाहर तो एक ही होल फॉर्मेशन होता था। इस वजह से इसको थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स कहा जाता है स्ट्रक्चर को। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल आने वाले नंबर ऑफ होल्स के साथ। कभी भी ये नंबर डिस्टर्ब नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। इज इट ओके? So number of electrons and number of holes are same in intrinsic semiconductor. Number of holes are very very greater than number of electrons in p-type semiconductor. और इसके बाद अब नेक्स्ट रहेगा बच्चों जो हमें देखना है n टाइप सेमीकंडक्टर। लास्ट है एक्सटेंसिव टाइप जिसका नाम रहेगा n टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप बनाने के लिए बच्चों हमें कौन सा डोपिंग करना पड़ेगा, आपको पता ही होगा। ऑब्वियसली पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हमें ऐड करना पड़ेगा किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो फिर देखिएगा ये
वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का एटम रहेगा और सराउंडेड होगा वो सिलिकॉन एटम के साथ। तो देखिएगा बच्चों, अब ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा। अब इस स्ट्रक्चर में देखो हमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करना है। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आपको पता है फॉस्फोरस है। पेंटावैलेंट का मतलब ये है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर वो 4 सिलिकॉन के एटम इजीली क्या कर देते हैं, 4 सिलिकॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है फॉस्फोरस, और जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो उसको अपने आप से डिटैच कर देता है। ओके, और वो बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्ट्रक्चर फोर्स करता है उसको। हमारे अगर लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो तुझे भी तेरे लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं। स्ट्रक्चर के फोर्स की वजह से ये क्या कर देता है, उनकी तरह बिहेव करने के लिए ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है अपने, ओके, लीव कर देता है अपने आप से। तो फिर ये भी सिलिकॉन की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब चारों सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। तो इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या हो गया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो एक होगा, दो करोगे तो दो होगा। ओके, तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हो तो नो डाउट इम्प्योरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन तो जनरेट होते ही है। अदरवाइज आपको पता होगा जो सिलिकॉन सिलिकॉन इंट्रिंसिक बॉन्डिंग रहेगा उसके अंदर है ना, थर्मल जनरेशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स फॉर्म हो जाएंगे। इज इट ओके? तो वो तो होते ही है, लेकिन वो सेम नंबर में होते हैं। अब एक्सेस नंबर किसका होने वाला है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मेजोरिटी में रहेंगे एज कंपेयर टू होल्स। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप और एन टाइप यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। इज इट ओके? तीनों में याद रखना, इंट्रिंसिक में एन एच इज इक्वल टू एन ही रहेगा। एन एच मतलब नंबर ऑफ होल्स और एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंट्रिंसिक में वो दोनों सेम होते हैं। एक्सट्रिंसिक अगर हो और उसमें पी टाइप हो तो नंबर ऑफ होल मेजोरिटी रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी। और वही अगर एन टाइप में देखते हैं हम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ होल्स कम रहेंगे। ओके, तो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एन टाइप पी टाइप। ओके, तो याद रखिएगा इसमें कौन मेजोरिटी रहता है, कौन किसमें माइनॉरिटी रहेगा। दिस थिंग वी हैव टू क्लियर एट फर्स्ट। इसके बाद देखिएगा आप बच्चों, नेक्स्ट बिट रहेगा इस टॉपिक का, पी और एन टाइप हमारा हो गया। ओके, हाँ, और एक इसमें पॉइंट है एन टाइप में जो मुझे कॉन्सेंट्रेट करके आपको बताना है, बहुत हायर कंसेप्ट है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सिलिकॉन बैंड में कोवैलेंट बॉन्ड से बाउंडेड, इनको कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलने के लिए, फ्री होने के लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगता है, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, एटमोस्फेरिक। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये भी मतलब समवॉट टेम्परेचर पर ही डिपेंडेंट होता है, लेकिन इसको बाकी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में को मतलब फ्री होने के लिए एनर्जी कम लगता है। इसको डोनर लेवल आयोनाइजेशन कहा जाता है। डोनर लेवल आयोनाइजेशन, बताओ इसका एनर्जी कितना रहेगा? किसी को पता हो तो चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यस एनीवन, व्हाट इज द वैल्यू फॉर डोनर लेवल आयोनाइजेशन? और ये डिपेंड होगा स्ट्रक्चर के ऊपर कि किसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है। यस एनीवन? हाँ, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ये, आपको अगर ये याद आता है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके रहेगा, सिलिकॉन के लिए। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बीट है। और जर्मेनियम के लिए भी आपने बता दिया, बहुत अच्छा। जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। इज इट ओके? तो जर्मेनियम के लिए कम एनर्जी लगता है। ये जो फिफ्थ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको अपने आप से अलग करने के लिए, फॉस्फोरस को इतना मतलब उस इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी लगने वाला है। इसको डोनर लेवल आयोनाइजेशन कहा जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये कम होता है किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए थोड़ा स्लाइटली ज्यादा होता है। 0.05 मतलब स्लाइटली ज्यादा ही है। तो इससे क्या समझ में आता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब जर्मेनियम के इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर में ये जो फॉस्फोरस का फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने आप से अलग करने के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब बहुत ही कम एनर्जी लगने वाला है। इस वजह से क्या हो जाता है ना, रूम टेम्परेचर पर बहुत ही सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं जर्मेनियम के ऊपर। हमें चार्ज कैरियर ज्यादा तो चाहिए होते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं चाहिए होते जितने जर्मेनियम करता है। इसी वजह से बच्चों हम
जर्मेनियम डिवाइसेस को थोड़ा निग्लेक्ट कर देते, थोड़ा कम यूज करते हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। सिलिकॉन मोस्ट पॉपुलर हमारा सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम से भी, और ज्यादा यूजफुल है सिलिकॉन, क्योंकि उसका जो कंडक्टिविटी है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों। कोई भी चीज अगर हम कंट्रोल कर सके ना, तो वो ज्यादातर यूज में आता है। अगर कोई की चीज पर कंट्रोल ही नहीं है तो उसके हम ज्यादा एप्लीकेशन या फिर ज्यादा कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे जर्मेनियम, जर्मेनियम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है रूम टेम्परेचर पर। ओके, थोड़ा भी अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो फिर जर्मेनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं, हमें जितने चाहिए नहीं होते उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से जर्मेनियम का कंडक्टिविटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अकेले सिलिकॉन का करते हैं। इसी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें सबसे ज्यादा सिलिकॉन यूज किया जाता है। और सिलिकॉन में से भी कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा, एन टाइप। आपको पता होगा एन टाइप और पी टाइप में सिलेक्शन क्यों करना है, जर्मेनियम और सिलिकॉन में क्यों करना है। और एक रीजन इसका, जब मैं पीएन जंक्शन डायोड बताऊंगा तो उसमें आपको क्लियर करूंगा कि जर्मेनियम क्यों नहीं और सिलिकॉन क्यों। ओके, तो वो हम पीएन जंक्शन जब आएगा तब हम देखेंगे। इज इट ओके? अभी देखिएगा बच्चों, इसके बाद कुछ एक लॉ है जो एक साइंटिस्ट ने बताया हुआ है, जिसको मास एक्शन लॉ कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, अब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दिया था जब पढ़ाया था टॉपिक, उसके वीडियोस भी अवेलेबल है, आप देखिएगा। और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमने लिए थे, यानी इंटू एन एच, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स अगर हम करते हैं तो ये एनआई स्क्वायर आ जाता है। एनआई मतलब इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो फिर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स के प्रोडक्ट के साथ हमेशा इक्वल आता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो इस लॉ को कहा जाता है मास एक्शन लॉ। ओके, इसके ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, लेते भी हम बाद में जब ये बीट पूरा हो जाएगा तब। ओके, अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बीट रहेगा रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसमें ये जो बीट है ना बच्चों, ये ज्यादातर मैंने आपको डिफाइन किया था या फिर बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हो। आपको पता होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते वक्त मैंने आपको करंट डेंसिटी या फिर कंडक्टिविटी और उससे रिलेटेड जो बीट था वो मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसी का रेफरेंस यहाँ पर हमें लेना है। ओके, आपको पता होगा, मुझे बताते हो आप करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, या एनीवन अगर आपको पता है तो बताओ, करंट डेंसिटी हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? राइट है, करंट अपॉन एरिया, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। ओके, तो करंट डेंसिटी जे से इंडिकेट करते हैं हम, एज वी नो। तो जे इज इक्वल टू आई बाय ए आएगा। और इस करंट का फॉर्मूला है बच्चों, आपको पता होगा एन ई ए वी डी। ओके, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए मतलब एरिया, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल एन को भी यूनिट होता है, पर मीटर क्यूब होता है, याद रखिएगा। तो इन सभी वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो जे का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, दैट इज एन ई इंटू वी डी। इज इट ओके? तो यहाँ पर ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ये कब लेना है? जब हम कंडक्टर के साथ डील करते हैं। फॉर मेटल्स के लिए बच्चों ये फॉर्मूला रहेगा, लेकिन ठीक है। अब और आपको पता होगा जो ओहम्स लॉ होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल में, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी है और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जे को अगर हम ई से डिवाइड करते हैं तो फिर आपको कंडक्टिविटी मिल जाता है। इज इट ओके? तो फिर देखिएगा मतलब सिग्मा इंटू ई ये रहेगा एन ई वी डी बराबर है जे का फॉर्मूला। और फिर इस जे के फॉर्मूले में वीडी का वैल्यू आपको क्या पुट करना है, ये एन ई इंटू वीडी का वैल्यू आपको पता है म्यू इंटू ई रहेगा। तो फिर इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो फिर आपको तुरंत सिग्मा का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज एन इंटू ई इंटू म्यू। म्यू मतलब मोबिलिटी, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम रहेगा। तो ये भी कंडक्टिविटी निकालने का एक फॉर्मूला रहेगा, और ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इसमें म्यू ई को ही हम कंबाइन करके वीडी से रिप्लेस करते हैं बच्चों। ओके, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें बताओ मुझे कौन सा क्वांटिटी आपको पता नहीं है। जितने भी आपको टॉपिक, जितने भी सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं इस पूरे स्लाइड पर, मुझे बताओ इसमें से कौन से क्वांटिटीज के साथ आप फैमिलियर नहीं हो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसका एसआई यूनिट या फिर उसका जो भी कंसेप्ट रहेगा। अगर कुछ हो तो बताओ, अदरवाइज हम आगे जाते हैं। ये मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको।
यस एनीवन? ठीक है, तो सभी क्वांटिटी के साथ आप फैमिलियर हो, बहुत अच्छे। ये जो फॉर्मूलेज है ना बच्चों, ये कंडक्टर या फिर मेटल के लिए एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन अभी हम सेमीकंडक्टर के साथ डील करते हैं ना, तो थोड़ा स्लाइड इसमें चेंजेस ऑकर होने लगते हैं बच्चों। जैसे होल्स भी फैक्टर आ जाता है। ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये सिंगली चार्ज्ड मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। अगर मतलब आपको पता होगा कि इसमें दो तरीके की चार्ज कैरियर रहते हैं सेमीकंडक्टर में, इस वजह से ये जो फॉर्मूले है इसमें स्लाइट चेंजेस आने लगते हैं। ओके, और ये क्या रहेंगे आप देखिएगा। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहा तो उसका जो करंट डेंसिटी रहेगा वो हम ऐसे निकालते हैं, एन इंटू ई इन ब्रैकेट वीई प्लस वी एच। वी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का, और वी एच मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल का। दोनों का भी अलग आता है बच्चों। और इस वी को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, वी को म्यू ई इंटू ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, और प्लस वी एच को हम रिप्लेस कर सकते हैं म्यू एच इंटू ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो फिर इसका फॉर्मूला आएगा बच्चों एन ई इंटू कैपिटल ई, इन ब्रैकेट आएगा म्यू ई प्लस म्यू एच। म्यू ई मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और म्यू एच मतलब मोबिलिटी ऑफ होल। तो ऐसा ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। ओके, अब एक्सट्रिंसिक के मतलब ये इंट्रिंसिक के लिए रहेगा, ये कंडक्टर के लिए हमारा। ओके, और फिर इसके बाद ये जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है, ये पी टाइप के लिए देखते हैं हम कितना रहेगा। तो पी टाइप में आपको पता है मेजोरिटी होल्स होते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को या फिर इलेक्ट्रॉन के नंबर को हमें निग्लेक्ट कर देना है। तो फिर क्या आएगा देखिएगा, जे का वैल्यू, तो जे इज इक्वल टू आएगा ई इंटू एन एच इंटू वी एच आएगा। इज इट ओके? अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, समवॉट इससे ज्यादा ही होता है, लेकिन माइनर कैलकुलेशन में हम इतना फैक्टर निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये ई इंटू एन एच इंटू वी एच आएगा। ओके, मोबिलिटी ऑफ होल, सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रहेगा। और सिग्मा का वैल्यू है 1/ρ, तो ई इंटू एन एच इंटू म्यू एच रहेगा। और एन टाइप में देखो अब क्या रहेगा, जे का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा ई इंटू एन ई इंटू वी के साथ। तो फिर देखिएगा सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ और ई इंटू एन ई इंटू म्यू ए आएगा। तो ऐसे ये सभी फॉर्मूलेज याद रखिएगा बच्चों, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इतना बीट है। इसके बाद आप देखिएगा जो एनर्जी बैंड होता है ना, उससे भी हम मतलब वो कितना ये रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है। जैसे आपको पता हो, ठीक है, अब पीएन जंक्शन डायोड ही मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो फिर ये रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट हम उसके बाद देखेंगे। तो अभी एक नेक्स्ट बीट रहेगा इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम रहेगा पीएन जंक्शन डायोड। ओके, ये सभी फॉर्मूलेज याद रखिएगा बच्चों, ऊपर दिए हुए। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड कैसे रहेगा आप देखिएगा बच्चों। मतलब पी रीजन को अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एन रीजन के साथ अगर अटैच कर देते हैं, तो जो फॉर्म होता है उसको पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। ये पी टाइप स्ट्रक्चर रहेगा और ये एन टाइप रहेगा। और फिर इसको हम क्या करेंगे, एक बैटरी के साथ, ठीक है, पहले तो हम विदाउट बैटरी कंसिडर करेंगे इसका वर्किंग, जिसको कहा जाता है अनबायस पीएन जंक्शन डायोड। ओके, विदाउट बैटरी अगर हम पीएन जंक्शन डायोड का स्टडी करते हैं तो इसको अनबायस कहा जाता है, अनबायस पीएन जंक्शन। तो अनबायस पीएन जंक्शन डायोड का हमें वर्किंग देखना है। तो देखो अब पी टाइप में कौन मेजोरिटी होता है? ऑब्वियसली होल रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं लेकिन वो माइनॉरिटी होते हैं, इस वजह से थोड़ी इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिखाने। उसके बाद एन टाइप में किसका मेजोरिटी रहता है बच्चों? एन टाइप में आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर मैं डॉट ज्यादा दिखा रहा हूँ और सर्कल कम दिखा रहा हूँ। सर्कल मतलब होल है, ओके, और डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एन टाइप में और होल कम है। पी टाइप में होल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कम है। तो दोनों को जब हम अटैच करते हैं ना, जब वो जो प्रोसेस होता है ना मैन्युफैक्चरिंग का पीएन जंक्शन डायोड के, वो जब परफॉर्म होता है ना, तो तब की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो तब क्या हो जाता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है
तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक तरफ होल ज्यादा है तो एक तरफ होल कम है। मतलब एक चार्ज कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन एक रीजन में ज्यादा है तो दूसरे रीजन में कम है। ओके, तो इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ओके, इन दिस कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विल प्रोड्यूस एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूसेस करंट इनसाइड दिस पीएन जंक्शन डायोड। बताओ बच्चों इस करंट को क्या कहेंगे हम? ये करंट हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन चार्ज कैरियर जाने से प्रोड्यूस होता है। इस करंट का नाम क्या रहेगा बोलो बच्चों? ड्रिफ्ट करंट रहेगा या दूसरा रहेगा? देखो, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं बच्चों। हम आपने बायोलॉजी में भी स्टडी किया होगा, दूसरे टॉपिक में भी स्टडी किया होगा। व्हेनेवर चार्ज कैरियर या फिर समथिंग इज पासेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, ओके, ड्यू टू दिस मोशन जो करंट प्रोड्यूस होगा चार्ज कैरियर का, उसको डिफ्यूजन करंट कहा जाएगा। आ रहा है समझ में? चार्ज कैरियर जब पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है ना, तो एक तरफ ज्यादा होते हैं तो एक तरफ कम होते हैं, और उनके डिफ्यूजन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है इसको डिफ्यूजन करंट कहा जाता है। तो आई डिफ्यूजन करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, ये पहला करंट प्रोड्यूस होता है डायोड में जो अनबायस है, इसको किसी भी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसके अंदर ही प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है तो तुरंत भागने लगते हैं होल्स की ओर, और होल्स के अंदर समा जाते हैं। ओके, और फिर वहां पर क्या हो जाता है, वो ये जो प्रोसेस होता है, जब इलेक्ट्रॉन मर्ज हो जाएगा होल के साथ, तो फिर इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन पुलिज और get embedded inside the hole at that time, this process is called as recombination। और इस रिकॉम्बिनेशन में ना थोड़ा एनर्जी लिबरेट हो जाता है, थोड़ा एनर्जी वेस्ट हो जाता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है नॉर्मल डायोड में। ओके, लेकिन यही जो रिकॉम्बिनेशन का एनर्जी है, ये हमारे जो स्पेशल पर्पस डायोड है जिसको हम एलईडी कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, उसमें वो लाइट प्रोड्यूस करने में यूटिलाइज किया जाता है। बहुत हायर कंसेप्ट है, ये याद रखना। जब एलईडी आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। जो रिकॉम्बिनेशन में एनर्जी होता है ना बच्चों, वो वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट इन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगा इन एलईडी, जिसको लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा बच्चों। तो आप देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर या फिर होल इधर से उधर, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं, एन टाइप टू पी टाइप, और होल कहां से कहां जाने वाले, पी टाइप टू एन टाइप। तो ऐसा इनका मूवमेंट होने वाला है चार्ज कैरियर का, और इनके मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर का न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होता है। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है, और होल्स इधर से उधर से जा रहा है, इस वजह से होल मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर जा रहा है। तो स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज इधर से उधर जाने से ना हड़कंप मच जाता है पूरे कंडक्टर के उस डायोड के अंदर, और इस वजह से स्ट्रक्चर का न्यूट्रलिटी इन बच्चों डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, ये आपको पता होगा, पॉजिटिव निगेटिव जब एक दूसरे के करीब आते हैं, या फिर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के करीब जब चार्जेस आते हैं ना, तो वो शांत नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, आइदर अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। इस वजह से स्ट्रक्चर को है ना हेडेक होने लगता है कि ये ऐसे अगर जाते रहेंगे तो फिर स्ट्रक्चर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर देता है, एक पार्टीशन वॉल क्रिएट करने लगता है। ओके, जैसे जैसे ये डिफ्यूजन होने लगता है, वैसे वैसे पार्टीशन वॉल डेवलप होने लगता है, और फिर क्या हो जाता है, जब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, आपको पता होगा एन टाइप में मेजोरिटी कौन था, मतलब इंप्योरिटी क्या था, फॉस्फोरस, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। जो एक लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से फॉस्फोरस पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। आपको पता होगा कोई भी न्यूट्रल बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होने लगता है। तो इस वजह से जैसे जैसे फॉस्फोरस अपने 5th इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है, और ये बड़े एटम होते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, इनका मूवमेंट नहीं होता है, ये एन टाइप टू पी टाइप नहीं जाते। क्या हो जाते हैं, ये एन टाइप के एंड में, मतलब पी टाइप और एन टाइप के जो बीच का बाउंड्री रहेगा, इसको जंक्शन कहा जाता है। तो इस जंक्शन के आसपास वो कलेक्ट होने लगते हैं पॉजिटिव चार्ज आयंस। इनका मूवमेंट ना होने के कारण इनको कहा जाता है, एक बेटर वर्ड यूज किया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन। ओके,
इनको कहा जाता है। और सिमिलरली जब ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रहेगा फॉस्फोरस का या फिर दूसरा भी इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के साथ क्या हो जाता है, कोलिज हो सकता है, रिकॉम्बाइन हो सकता है। जैसे देखो अब, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाता है और इसको इस साथ रिकॉम्बाइन करता है, तो एल्यूमिनियम का कैपेसिटी 3 इलेक्ट्रॉन का है। अगर वो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो फिर क्या हो जाता है, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी एक्सेस चार्ज ले ले, एक्सेस इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो निगेटिव चार्ज वॉल क्या हो जाता है, यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ओके, पी टाइप के जगह पर, पी टाइप के एंड पर, और एन टाइप की तरफ क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल आयंस का वॉल फॉर्म हो जाता है। तो इस वॉल के एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव चार्जेस हो जाते हैं, और इसको कहा जाता है डिप्लेशन रीजन। ओके, तो इस रीजन को डिप्लेशन रीजन कहा जाता है। इस डिप्लेटेड रीजन में चार्ज कैरियर डिफ्यूज्ड होते हैं, डिप्लेटेड होते हैं, वहीं पर रहते हैं, वो इधर से उधर नहीं जाते हैं, और ये फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप करते हैं। मतलब इसके पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे ये होल्स पी टाइप के हैं, या अगर जाने की कोशिश करेंगे एन टाइप की ओर, तो ये पॉजिटिव चार्ज का वॉल उसको अपोज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अपोज करते हैं। और वही वैसे अगर ये निगेटिव चार्ज कैरियर अगर जाने की कोशिश करते हैं मतलब एन टाइप की तरफ, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स उनको क्या करेंगे, मतलब ये निगेटिव चार्ज इमोबाइल आयन उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये वॉल जो होता है ये फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप करता है, इसको डिप्लेशन रीजन कहा जाता है। और इस वॉल के एक तरफ और दूसरे तरफ देखिएगा, चार्ज कैरियर होने के साथ ये बैटरी की तरह बिहेव करता है, और इस बैटरी की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है, और इसको कहा जाता है बैरियर पोटेंशियल। बताओ बच्चों अब इसका वैल्यू क्या रहेगा, बैरियर पोटेंशियल। इसका वैल्यू कितना रहेगा, ये भी डिपेंड होता है कि आप कौन सा डायोड प्रिपेयर कर रहे हो उसके ऊपर। राइट है, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन रहेगा। और बताओ जर्मेनियम के लिए 0.3 या फिर 0.2, उसके बीच फ्लक्चुएट होगा। बुक टू बुक ये वैल्यू चेंज होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आएगा 0.2 और 0.3 एक ही वैल्यू नजर आएगा। इज इट ओके, अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो याद रखना, इसको कट इन वोल्टेज कहा जाता है डायोड का। डायोड के अंदर अगर कंडक्शन करवाना है ना, तो बैटरी के अंदर इतना वोल्टेज देना ही पड़ता है, तभी डायोड के अंदर कंडक्शन होता है। तो इस कट इन वोल्टेज का वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट रहेगा, और इस कट इन वोल्टेज का वैल्यू जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट रहेगा। याद रखिएगा इसको। ओके, तो ऐसे ही पूरा वर्किंग रहेगा बच्चों, रिलेटेड टू द पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो अब इसका है ना बच्चों, अगर हम डायोड के अक्रॉस अब बैटरी अगर अप्लाई करते हैं, तो फिर उसका जो बिहेवियर रहेगा उसको, पीएन जंक्शन डायोड इन अनबायस केस इतना ही वर्किंग है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। अभी हम जाने वाले हैं नेक्स्ट बिट की ओर, और वो रहेगा बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। मतलब डायोड के अक्रॉस हमें क्या करना है, अब ये डिप्लेशन वॉल अब दिखाना है आपको। इसके बाद ये पी टाइप है, तो वहां पर निगेटिव चार्ज इमोबाइल आयंस का, और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल आयंस का। ठीक है, तो ऐसा ही डायोड रहेगा हमारा। और ये डायोड अब हमेशा इतना बड़ा नहीं निकलते हुए हम उसका एक सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ये डायोड का सिंबल रहेगा, ट्रायंगल निकालना और उसके सामने एक लाइन खींचना। ट्रायंगल का ये जो पीछे वाला साइड रहेगा, ये हमेशा मतलब ये एनोड रहेगा और ये कैथोड रहेगा। इज इट ओके, मतलब इस साइड का एन रहेगा और ये पी रहेगा हमेशा। इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है। तो इसको बैटरी हम कनेक्ट करते हैं तो दो वे से कर सकते हैं बच्चों, ऐसे भी, मतलब पॉजिटिव पी को और निगेटिव एन को भी कर सकते हैं हम। इसको कहा जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। यब भी मतलब फेसबुक नहीं, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब पी रीजन को पॉजिटिव और एन रीजन को निगेटिव। ओके, तो ऐसे बाइसिंग को फॉरवर्ड बाइसिंग कहा जाता है। और ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये पी है, ये एन है, ये डिप्लेशन वॉल रहेगा, और फिर अगर हम निगेटिव पी को देते हैं और पॉजिटिव अगर एन को देते हैं, दो ही वे से बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो फिर इस बाइसिंग को रिवर्स बाइसिंग कहा जाता है। आरबी से हम इंडिकेट करते हैं इसको रिवर्स बाइसिंग, मतलब पी को निगेटिव और एन को पॉजिटिव, ऐसा ही बाइसिंग रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसा ये बाइसिंग रहेगा, दो ही वे से हम बाइसिंग कर सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, आइदर फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस।
तो इसका जो वर्किंग रहेगा इसको बायस पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। और फॉरवर्ड बायसिंग में हमें सबसे पहले इसका वर्किंग देखना है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाता है बच्चों, ये बैटरी का जो वोल्टेज है ना, इसका हमें वर्किंग एक ग्राफ के अकॉर्डिंग स्टडी करना है, तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं इसको। तो इस ग्राफ को है ना, ये वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ है। करंट हमारा आउटपुट है, तो आई वाई एक्सिस पर रहेगा, और यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर वोल्टेज है बैटरी का, तो इसको हम एक्स एक्सिस पर दिखाने वाले हैं। तो देखिएगा फॉरवर्ड बायसिंग में करंट भी प्लस होता है और वोल्टेज भी प्लस होता है, इस वजह से इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया जाता है। तो वोल्टेज हम वेरी करने वाले बच्चों 0 टू इंफिनिटी, और फिर इसका रिस्पॉन्स चेक करने वाले करंट का। तो करंट जब हम वोल्टेज बैटरी का बढ़ाते हैं ना, 0 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, ऐसे रेंज में आपको बढ़ाना है। तो आप देखोगे कि कुछ लिमिट तक है ना करंट इसके अंदर पास ही नहीं होता है। मतलब इसमें एक एमीटर लगाना है आपको, माइक्रो एमीटर, जो करंट को सेंस करेगा, मेजर करेगा इस डायोड के अंदर पास होने वाला। तो माइक्रो एमीटर आपको कुछ भी रीडिंग नहीं देगा जब तक आप उसके कट इन वोल्टेज तक नहीं जाते हो। और वो कट इन वोल्टेज आने के बाद ही फिर कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर करंट का रीडिंग आपको मिलने लगता है। जैसे आपको पता होगा, फिर ये करंट कब आपको शो होने लगेगा, जब क्या होगा, नी वोल्टेज से ये वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये कट इन वोल्टेज जो होता है ना, उसको हम वीएफ से भी इंडिकेट करते हैं। तो बैटरी का वोल्टेज जब तक एक्सीड नहीं होता है वीएफ से, तब तक करंट कंडक्शन होता नहीं है। इज इट ओके? तो ये जो रीजन होता है ना इस डायोड का, जिसमें डायोड फॉरवर्ड बायस तो होता है लेकिन करंट कंडक्शन कुछ भी नहीं होता है, इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन इसको कहा जाता है। और फिर इसके बाद डायोड क्या होता है, करंट कंडक्शन करने लगता है, तो इसको कंडक्शन रीजन कहा जाता है। ओके, ऐसे दो रीजन यहाँ पर जनरेट होते हैं फॉरवर्ड बायस में। मतलब करंट क्या होता है फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है, जैसे जैसे आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे डायोड के अंदर जाने वाला करंट भी बढ़ जाता है। मतलब ये वॉल क्या करता है, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम जब तक नहीं देते हम, तब तक ये बैटरी जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन है वो पी से एन या फिर एन से पी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन नहीं होने देता है। और उसके बाद फिर ये होने लगता है, और फिर करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे उसके हिसाब से फिर करंट भी बढ़ने लगता है। तो ऐसा एक ग्राफ ऑब्जर्व होगा, इसको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। और फिर अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखना है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्या हो जाता है बच्चों, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कुछ भी कंडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो आप देखो अब फॉरवर्ड बायस में हुआ क्या था। फॉरवर्ड बायस में होल थे मेजॉरिटी पी में और इलेक्ट्रॉन्स थे एन में। तो फिर ये बैटरी का प्लस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं और होल यहाँ से यहाँ जाते हैं। फिर एक साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, और इसकी वजह से करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होने लगता है। चार्ज कभी करंट प्रोड्यूस नहीं करता है, चार्ज का फ्लो करंट प्रोड्यूस करता है। तो कंटिन्यूसली फ्लो चार्ज कैरियर्स का होना चाहिए, इस डायोड के अंदर होना ही चाहिए। वो अगर रुक गया तो फिर करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाता है, कंटिन्यूस फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का या फिर होल्स का होने लगता है, इस वजह से करंट जनरेट होता है फॉरवर्ड बायस में। लेकिन रिवर्स बायस में ना बच्चों, ये करंट का जो प्रोडक्शन होता है वो होता नहीं है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल से वो किस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, निगेटिव, तो उनको वो निगेटिव यहीं पर मिल जाएगा। तो वो कहा बैरियर को क्यों क्रॉस करेंगे, और बैरियर क्रॉस नहीं होता है तो फिर करंट कंडक्शन इसके अंदर होगा ही नहीं, और स्मूथ फ्लो होता ही नहीं है चार्ज कैरियर का। फिर ये प्लस भी ये जो एन टाइप की तरफ आपको पता होगा, एक मिनट, होल्स आपको पता होंगे, पी रीजन में होल्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं, तो ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और एन रीजन में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो निगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, और वो बैटरी के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन भी वहीं पर जा रहे हैं, होल्स भी वहीं पर जा रहा है, इस वजह से इस बैटरी के अंदर करंट सर्कुलेट नहीं होता है। ओके, तो इस वजह से इसको रिवर्स बायसिंग कहा जाता है। रिवर्स बायसिंग में है ना करंट प्रोड्यूस ही नहीं होता है, किसकी वजह से, मेजॉरिटी की वजह से। लेकिन आपको मैंने पढ़ाते हुए कहा था पीएन जंक्शन कि पी रीजन में थोड़े बहुत कुछ क्यों ना हो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एन रीजन में थोड़े बहुत क्यों ना हो होल्स होते हैं। तो इनके मूवमेंट को है ना, ये बैरियर जो होता है ये कुछ भी अपोजिशन क्रिएट नहीं करता है। ये डिप्लेशन रीजन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को कुछ भी अपोजिशन नहीं करता है, मेजॉरिटी को करता है। इस वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक माइन्यूट करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, और इसको कहा जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये एरर करंट होता है, ये डायोड में प्रोड्यूस होना नहीं चाहिए। आइडियल डायोड में तो ये 0 होता है, लेकिन प्रैक्टिकल डायोड में इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होता है, समवॉट क्यों ना हो थोड़ा रहता है। और इसको हम डिनोट करते हैं I0 से।
आई नॉट मतलब रहेगा रिवर्स सैचुरेशन करंट, इसको कहा जाता है। और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट का वैल्यू है ना बच्चों, ये भी डिफर करता है सिलिकॉन डायोड को जर्मेनियम डायोड से। बोलो बच्चों, अब सिलिकॉन डायोड के लिए इसका वैल्यू किस रेंज में रहेगा? यस टेल मी। सिलिकॉन डायोड के लिए ये रिवर्स सैचुरेशन करंट का और जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स सैचुरेशन करंट का वैल्यू क्या रहेगा? ये बताया था मैंने आपको जब पढ़ाए थे टॉपिक, तब बोलिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट का वैल्यू सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर रेंज में रहता है, और रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट का वैल्यू जर्मेनियम डायोड के लिए माइक्रो एम्पियर में रहेगा। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जर्मेनियम का ज्यादा है और सिलिकॉन का कम है। पहले मैंने बोला है कि ये रिवर्स सैचुरेशन करंट एरर करंट है, तो एरर किसी भी डिवाइस में कम आना चाहिए। इस वजह से जर्मेनियम में एरर ज्यादा आता है, सिलिकॉन में कम आता है, क्योंकि जर्मेनियम का रिवर्स सैचुरेशन करंट का वैल्यू ज्यादा है और सिलिकॉन का कम है नैनो एम्पियर में। इस वजह से हम सिलिकॉन डिवाइसेस को प्रिफेयर करते हैं ओवर द जर्मेनियम डिवाइस। तो ये उसका अनदर एक रीजन है। इसके पहले भी एक रीजन मैंने आपको बोला था। ओके, तो ये दूसरा रीजन इसका। इज इट ओके? आ गया समझ में? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, ये थर्मल जनरेशन की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से इसको थर्मली जनरेटेड रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है। अनदर एक वर्ड से इसको इंडिकेट किया जाता है। इसका वैल्यू बहुत ही माइन्यूट होता है। ओके, कुछ लिमिट तक है ना इसका वैल्यू नॉर्मल होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद इसका वैल्यू है ना बहुत ही ड्रामेटिकली इंक्रीज होने लगता है। ओके, करंट वोल्टेज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है, सडन इंक्रीज होने लगता है, रैपिड इंक्रीज होने लगता है, ड्रामेटिकली इंक्रीज होने लगता है। और फिर जिस वोल्टेज से ये होता है ना, रिवर्स वोल्टेज से, उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको कहा जाता है। और इस करंट को मतलब ये जो करंट होता है बहुत ही ज्यादा होने लगता है। और ये जो रीजन होता है ना, इसको कहा जाता है ब्रेकडाउन रीजन। जिस रीजन में करंट बहुत ही ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, तो इसको कहा जाता है ब्रेकडाउन रीजन। ओके, आ गया समझ में यहां तक? तो ऐसा ये बीट रहेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो है ये साइंटिस्ट बोर्ड्स मैंने बताया। ओके, एक ये जो ग्राफ होता है वी वर्सेस आई का। ओके, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये बीट खत्म हो चुका है। अगर इसका कुछ पॉइंट रहा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम यही स्टॉप करते हैं।